नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी माइंड मैप पर आधारित वीडियो का एक महत्वपूर्ण लेक्चर देखते हैं। और यह लेक्चर देखें तो भारतीय इतिहास यानी इतिहास पीटी स्पेशल है और इसके अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास हम देख रहे हैं। और यह लेक्चर देखें तो समीक्षा अधिकारी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आर ओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए। साथ ही देखें एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो है बीपीएससी एमपीएससी जेपीएससी यूपीपीएससी। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यूपीटीपीएससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जिसमें पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही यह लेक्चर देखें तो एसएससी और शिक्षक भर्ती के लिए भी यह इतिहास का अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और ध्यान दें कि यह लेक्चर है बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। और इसके अंतर्गत इसके इंडेक्स का अवलोकन करें तो इसमें प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर दिखाए गए हैं, इस सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल पर जाकर के लिस्ट में सर्च करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत पर जितने भी टॉपिक हैं इस पर भी आधारित महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। सर्च करके इस चैनल पर जाकर आप सारे लेक्चर को देख सकते हैं। इसके बाद देखें आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण टॉपिकों के अंतर्गत देखें तो पुर्तगाली शासन, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत, श्रमिक आंदोलन एवं प्रेस, अंग्रेजी शिक्षा, स्वतंत्रता आंदोलन। हम जो लेक्चर में देख रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन को इस लेक्चर में देख रहे हैं, इस पर महत्वपूर्ण जो इन टॉपिक पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में सर्च करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। साथ ही इस लेक्चर को यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते रहें और सारे महत्वपूर्ण लेक्चर को आप देखते रहें। तो हमने वीडियो के पूर्व लेक्चरों में जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष यानी स्वतंत्रता आंदोलन को देख रहे हैं, इसको हमने 3 चरणों में बांटा था यानी अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 चरणों में विभाजित करके इसका अध्ययन किया जा रहा है। तो तीनों चरणों में महत्वपूर्ण लेक्चर के अंतर्गत देखें तो जो इसका फर्स्ट स्टेप था यानी प्रथम चरण था 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 ईस्वी का जो समय है, यह प्रथम चरण के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत देखें तो नरमपंथियों का वर्चस्व हमने इस पर चर्चा कर लिया था। इसके बाद द्वितीय चरण देखें तो इसका 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी तक का जो समय है, यह द्वितीय चरण है। इसमें देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्देश्य था अस्पष्ट हो गया था, जबकि पहले चरण में जो लक्ष्य था उद्देश्य था अस्पष्ट नहीं था। इसमें उग्रपंथी या गर्म दल का वर्चस्व था। तृतीय चरण देखें तो ये 1919 से 1947 यानी गांधी युग के नाम से तृतीय चरण जाना था। और तृतीय चरण के हम आखिरी चरण में देख रहे हैं इसको, यानी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो तृतीय चरण के बारे में विस्तार से कर रहे हैं। प्रथम और द्वितीय चरण को देख चुके हैं। तो यह दौर देखें 1919 से 1939 का राष्ट्रवादी दौर यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, यानी इसमें प्रथम विश्व युद्ध का समापन हो गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध देखें तो 1914 से लेकर 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो इसके बीच का जो कालखंड है का राष्ट्रीय दौर हम देख रहे थे, यह इसके अंतर्गत गांधी युग शुरू होता है। हालांकि भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 तक गांधी युग रहा है। तो महात्मा गांधी का परिचय के अंतर्गत हमने इस पर 2 महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं चैनल पर जाकर के। जिसमें गांधी जी का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ महात्मा गांधी, इनका प्रारंभिक नाम हमने देखा था कि मोहनदास गांधी था और इनका पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता के नाम को इसमें ऐड करके मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम कस्तूरबा गांधी नहीं बल्कि पुतलीबाई था, यहाँ हमने करेक्शन किया था। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है यानी जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 है, यहाँ 1969 इसमें भी करेक्शन हमने किया था। और ये सारी जानकारी महत्वपूर्ण रूप से हमने गांधी जी को दे दी है, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। गांधी जी के प्रमुख रचनाओं को हमने देख लिया था, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी को हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका जो इनका प्रारंभिक काल था दक्षिण अफ्रीका में, यानी ये देखें तो 46 वर्ष की आयु में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। और लगभग देखें तो 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रहे थे। तो इस पर विस्तार से चर्चा कर लिया था, वहाँ पर ये अपना सत्याग्रह का प्रयोग किस प्रकार शुरू किए थे, इसके प्रारंभिक चरण में महत्वपूर्ण चर्चा कर लिया है। और भारत में इनका पहला सत्याग्रह देखें तो चंपारण का था, किसान आंदोलन है, और इस पर विस्तार से चर्चा कर लिया है। इसके बाद दूसरा हमने देखा था अहमदाबाद आंदोलन फरवरी 1918 का, ये मजदूर आंदोलन है और इस पर विस्तार चर्चा कर लिया था। इसमें प्रथम बार इन्होंने भूख हड़ताल किया था। और खेगड़ा देखें तो गांधी जी का तीसरा आंदोलन ये भी किसान आंदोलन से संबंधित है। और इसके बाद घटनाक्रम में हमने रॉलेट एक्ट को देखा था, जिसको बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया, यानी इसे ब्लैक लॉ या कानून काला कानून कहलाया। और ये रॉबर्ट सिडनी के दस्तान किया गया था, इसमें पेरेंट्स लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, इस पर विस्तार से। इसके बाद इसी की परिणति के रूप में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इस पर मैंने विस्तार से कर लिया था। और यह हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप इस्तीफा और उपाधियां कौन कौन से लोग वापस कर दिए थे, महत्वपूर्ण सत्यनारायण सुनानी, इस पर मैंने विस्तार से चर्चा कर लिया है।
अगले चरण में हमने असहयोग आंदोलन को देखा, यानी असहयोग आंदोलन से पूर्व घटना में खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत का मुद्दा इस तरह विस्तार से समझिए। इसके बाद जो शुरू होता है वो असहयोग आंदोलन शुरू होता है। इस पर मैंने विस्तार से चर्चा कर लिया है कि लॉर्ड ट्रेजिन के समय में होता है और आंदोलन के दौरान गिरफ्तार प्रथम व्यक्ति मोहम्मद अली थे। ये मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि मोहम्मद अली, जो कि खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। अली बंधुओं में शामिल हैं, यानी मोहम्मद अली ए हैं और शौकत अली, ये खिलाफत मुद्दे से डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी जानकारी हम दे चुके हैं और इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम इससे आगे के जो है नोट्स उसको कवर करते हैं। तो इसके बैकग्राउंड में चलते हैं तो देखें, खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद यानी असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने के बाद खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक बन गया। यानी हमने देखा कि जो असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया गया था, तो चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, यानी यहाँ देख सकते हैं इसके समापन क्यों किया गया। तो यहाँ देख सकते हैं यह आपका जो है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, अब चौरी चौरा जनाक्रोश के नाम जानते हैं, के बाद गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया था, यानी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो हमने देखा कि असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने के बाद खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक बन गया था। तुर्की की जनता मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई और उसने नवंबर 1922 ईस्वी में सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया। कमाल पाशा ने तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए अनेक कदम उठाए तथा खलीफा का पद समाप्त कर दिया। कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में खिलाफत को समाप्त कर दिया। आगे इसमें देखते हैं तो असहयोग आंदोलन की राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही, यानी जो असहयोग आंदोलन में विस्तार से पूर्व लेक्चर में देखा था, तो असहयोग आंदोलन की राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया, यानी जो असहयोग आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन था, यह राष्ट्रीय आंदोलन जो एक जन आंदोलन का रूप प्रदान किया था। प्रोफेसर कोपवेंट के अनुसार गांधी जी ने वह कार्य किया जो तिलक नहीं कर पाए। तिलक जी के बारे में विस्तार से समझ लिया था, वहाँ आप लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो गांधी जी ने वह कार्य किया जो तिलक जी नहीं कर पाए। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। आंदोलन ने देश को स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया। आंदोलन ने लोगों को निर्भीकता उत्साह का संचार किया। इस दौरान कांग्रेस अनेक रचनात्मक कार्य करवाने में भी सफल रही। तो इसी आंदोलन के बाद यानी असहयोग आंदोलन के बाद इस प्रकार जनता को अपनी वास्तविक शक्ति का आभास हो गया। आगे चलकर ऐसे ही तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, यानी जनता को आभास हो गया। तो उसी के बाद देखें स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। तो स्थापना मार्च 1923 में, यानी स्थापना कब होती है? मार्च 1923 में। संस्थापक इसके चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू होते हैं। स्थान इलाहाबाद, यानी अब का प्रयागराज। प्राचीन काल में यह प्रयागराज था, बीच में इलाहाबाद हो गया था और आज वर्तमान में भी प्रयागराज है। तो इसका जो स्थान कहाँ पर स्वराज पार्टी गठन किया गया था? इलाहाबाद में, यानी आज के प्रयागराज में। चलिए आगे इस नोट्स के माध्यम से देखते हैं। तो देखें इसका गठन कहाँ? इलाहाबाद में गठन मोतीलाल नेहरू और सिया दास ने किया था मार्च 1923 में, यानी इसके संस्थापक यहीं रहे। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा गया, यानी इसको जो है ध्यान देना, एग्जाम पूछा सकता है। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो यही स्वराज पार्टी का ही नाम जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी है। आगे इसमें देखते हैं तो 1920 में पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी सरकार अवांछित विदेशियों को देश से निर्वासित कर सकती थी। यानी 1920 में जो पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया था, इसके अंतर्गत सरकार अवांछित विदेशियों को देश से निर्वासित कर सकती थी। पर सरकार की पराजय स्वराज्यों की बड़ी उपलब्धि थी, यानी जो सरकार की इससे पराजय हो जाती है ब्रिटिश सरकार की, इस स्वराज्यों की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। स्वराज्यों की तरफ से 1925 में विट्ठल भाई पटेल ने लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए, यानी जो विट्ठल भाई पटेल जी थे लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए, ये स्वराज्यों की तरफ से थे, 1925 में चुने गए थे। मदन मोहन मालवीय 1923 के चुनाव में स्वतंत्र विधायक चुने गए थे, यानी ये भी स्वराज ही थे, यानी मदन मोहन मालवीय जी, जो कि बीएचयू के संस्थापक रहे। और जो आपका था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें जो कांग्रेस जो जांच के लिए कमेटी बनाई थी, तहकीकात कमेटी, उसके अध्यक्ष भी मदन मोहन मालवीय जी को ही बनाया गया था। उसमें विस्तार चर्चा कर लिया है। तो मदन मोहन मालवीय 1923 के चुनाव स्वतंत्र विधायक चुने गए थे। ध्यान देना, एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आगे देखें तो सी आर दास अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू सचिव थे, यानी स्वराज पार्टी में जो अध्यक्ष इस संस्थापक दोनों लोग थे। तो सी आर दास इसके अध्यक्ष थे, यानी प्रेसिडेंट है, और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव या सेक्रेटरी बनाए गए थे या बने थे। इसके बाद देखें परिवर्तन समर्थक विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत, यानी इन्होंने परिवर्तन समर्थक के रूप में किया था। तो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत इन्होंने की। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू एवं अजमल खां ये परिवर्तन समर्थक थे और इन्होंने विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत की थी, यानी समर्थन किया था। और परिवर्तन विरोधी में देखें तो विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध, यानी विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध किन्होंने किया था? वह पटेल थे, यानी सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी जी
एम.एन. अंसारी जी, यह परिवर्तन के विरोधी थे, यानी इनका विरोध था विधान परिषदों में प्रवेश के, यानी विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत या परिवर्तन समर्थक ये लोग थे, स्वराजी थे। और परिवर्तन विरोधी के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री बने थे। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान लागू होने के बाद भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद श्री राजगोपालचारी जी, एम.एन. अंसारी जी, ये परिवर्तन के विरोधी थे, यानी परिवर्तन के विरोधी मतलब विधान परिषदों में प्रवेश के विरोधी थे। इसके बाद देखते हैं तो लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय भी स्वराज दल से जुड़े थे, यानी एक गरम दल के थे। लाला लाजपत राय जी हमने महत्वपूर्ण से देख लिया था। कांग्रेस में जो लाल बाल पाल थे, यानी लाला लाजपत राय थे, यही एकमात्र जो थे कांग्रेस के अध्यक्षता 1920 में किए थे। बकिया दो लोग नहीं कर पाए थे, यानी तिलक जी और पाल जी नहीं कर पाए थे, बिपिन चंद्र पाल जी और बाल गंगाधर तिलक जी ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। तो इसमें लाला लाजपत राय जी और मदन मोहन मालवीय जी स्वराज दल से जुड़े थे। उद्देश्य इसका क्या था, यानी टारगेट क्या था स्वराज पार्टी का? विधान परिषदों के कार्य संचालन को अवरुद्ध कर अपनी मांग पूरी करवाना। इसी के अंतर्गत ये परिवर्तन समर्थक थे, यानी विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे। ये विधान परिषदों के कार्य संचालन को अवरुद्ध कर अपनी मांग पूरी करवाने का उद्देश्य था। आगे इसमें देखते हैं तो नवंबर 1923 के चुनाव में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 42 सीटें जीती थी, यानी स्वराज पार्टी ने जो नवंबर 1923 का चुनाव कराया गया था उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इसने 42 सीटें जीती थी। गांधी जी ने स्वराज पार्टी का बाद में समर्थन किया था, यानी बाद का मतलब पहले समर्थन नहीं किया था, परंतु बाद में महात्मा गांधी जी ने स्वराज पार्टी का समर्थन किया था, यानी सपोर्ट किया था। आगे इसमें देखते हैं तो असहयोग, यानी इसको थोड़ा और विस्तार कर दें तो इसमें देखें असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने यह प्रश्न था कि 1919 ईस्वी के एक्ट द्वारा घोषित विधान परिषदों के चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं। चित्तरंजन दास, यानी CR दास जी हैं, चित्तरंजन दास जी हैं, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इन सभाओं में प्रवेश कर असहयोग करने की बात रखी, यानी इन्होंने इसलिए यानी परिवर्तन समर्थक थे कि इन्होंने जो 1919 का एक्ट था उसके अंतर्गत विधान परिषदों में प्रवेश करने का निर्णय लिया, अर्थात समर्थन किया। और इसमें प्रवेश करने वाले क्या थे, यानी इसका संचालन का मार्ग अवरुद्ध देने और सहयोग करने वाले थे। ये लोग परिवर्तनवादी यानी चेंजर्स कहलाए, यानी परिवर्तन समर्थक यानी चेंजर कहलाए। परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, NG रंगा, आयंगर आदि नेताओं परिषदों में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया, यानी ये विरोध किए थे। ये लोग अपरिवर्तनकारी नो चेंजर्स कहलाए, यानी नो चेंजर पूछेगा तो ये लोग हैं, चेंजर्स ये लोग हैं। दिसंबर 1922 ईस्वी में गया, यानी बिहार का जो गया है, दिसंबर 1922 ईस्वी में गया यानी बिहार में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इसमें काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया, यानी कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, किंतु परिवर्तनवादियों ने हार नहीं मानी। मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया और एक नई राजनीतिक पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना की। यह तय किया गया कि नई पार्टी कांग्रेस के अंदर रहकर ही चुनाव लड़ेगी। इसके अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए। अपरिवर्तनवादियों तथा स्वराज्यों में बढ़ती हुई कटुता को दूर करने के लिए सितंबर 1923 ईस्वी में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसमें कांग्रेस ने विधानमंडल में प्रवेश के कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया। 1924 ईस्वी में खराब स्वास्थ्य कारण गांधी जी जेल से छोड़ दिए गए। उन्होंने स्वराज्यों के राजनीतिक कार्यक्रम का समर्थन किया और स्वराज्यों ने उनके रचनात्मक कार्यों का। और इसमें ध्यान दें कि नवंबर 1923 ईस्वी के चुनाव में, यानी हमने चुनाव को यहाँ देखा था, यहाँ नवंबर 1923 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टी को काफ़ी सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101, यानी इसमें 101 का चुनाव कराया गया था। 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर इसकी जीत हुई थी, हमने देखा इसमें 42 सीटों पर इसकी जीत हुई थी। मध्य प्रांत में उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला था, यानी कहाँ पर स्पष्ट बहुमत मिला था, तो मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत था। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे। और बम्बई, यानी आज का जो मुंबई हुआ पहले बम्बई था, तो बम्बई तथा उत्तर प्रदेश में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली, यानी मद्रास और पंजाब में इन्हें खास सफलता नहीं मिली। केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज्यों के नेता मोतीलाल नेहरू थे और बंगाल विधानमंडल में इनके नेता चित्तरंजन दास थे। इसमें कुछ और जानकारी ऐड करें तो देखें 1925 में चित्तरंजन दास यानी CR दास की मृत्यु हो जाती है, यानी 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। तो इस जो संगठन स्वराज पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसके बाद 1926 ईस्वी में कांग्रेस में स्वराजियों को परिषद से बाहर आने का आदेश दिया गया, क्योंकि सरकार उनके साथ सहयोग नहीं कर रही थी। 1926 ईस्वी में चुनाव होता है, यानी 1923 में हुआ था। इसके बाद 1926 यानी 3 साल बाद के चुनाव में स्वराज पार्टी की आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिलती। केंद्र में इससे 40 सीटों पर और मद्रास में आधी सीटों पर सफलता मिलती है, लेकिन बाकी प्रांतों विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में से भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुस्लिम ताकतों का विधानमंडल में प्रतिनिधित्व बढ़ गया था।
यानी इस पार्टी का देखें अंत कैसे होता है, इस पर चर्चा कर लें तो ध्यान दें कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्तावों और सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ने के कारण 1930 ईस्वी में स्वराज्यों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया है। इस प्रकार इस पार्टी का अंत हो गया है। यानी 1923 में गठित इस पार्टी का 1930 में अंत हो जाता है, यानी 7 साल बाद इस पार्टी का अंत हो जाता है। चलिए आगे इसमें देखते हैं तो 19वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में क्रांतिकारी गतिविधियों को इसमें चर्चा कर लेते हैं। 19वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां क्या थी? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन अचानक वापस लेने से क्रांतिकारी संगठन पुनः सक्रिय हो गए। यानी हमने असहयोग आंदोलन का विस्तार से चर्चा कर लिया है, आप पूर्व के लेक्चर में देख सकते हैं। ये चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लेते हैं। इससे क्रांतिकारी संगठन पुनः सक्रिय हो गए। 2 धाराएं इसमें थे, यानी क्रांतिकारी संगठन की 2 धाराएं थी। पहली देखें तो पहली पंजाब, यूपी, बिहार में, दूसरी बंगाल में थी। यानी क्रांतिकारी संगठन के अंतर्गत जो 2 धाराएं थी, पहली देखें तो पंजाब, यूपी और बिहार में, दूसरी बंगाल में थी। इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। यह क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण के अंतर्गत हम इस पर चर्चा करेंगे, दोनों धाराओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसमें देखें तो HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और वहीं बाद में यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है, यानी SHR। इस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, जो कि पहली धारा थी पंजाब, यूपी और बिहार में, दूसरी देखें तो सूर्य सेन जो थे बंगाल में, उस पर दूसरी धारा थी, उस पर हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे, इसी यानी नोट्स में उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर यह देख सकते हैं कि 19वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या थी, इस पर हमने संक्षेप में चर्चा की है। इसके बाद देखें तो यह आपका जो पहली धारा लेकर चलते हैं, 2 धाराएं, पहली धारा पंजाब, यूपी और बिहार में थी, उस पर जो है यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बनता है 1924 की, यह पहली धारा थे। यानी यह पंजाब, यूपी और बिहार से। तो पहली धारा के बारे में विस्तार चर्चा करते हैं इसमें। अब यह गठन क्यों होता है, इसमें देखें तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के असफल होने और देश में किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव में बहुत से क्षमतावान राष्ट्रीय युवाओं का मोहभंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व में और अहिंसात्मक संघर्ष की रणनीति से भी असंतुष्ट थे। रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन एवं विद्रोह में अनुप्रमाणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। युगांतर और अनुशील समिति आदि जैसी पुरानी क्रांतिकारी समितियों का पुनः प्रादुर्भाव हुआ। नए क्रांतिकारी आतंकवादी नेताओं, जिनका प्रादुर्भाव उत्साही था, निराश असहयोगियों के समूह द्वारा हुआ, वे कुछ क्रांतिकारियों तथा आतंकवादी संगठनों की स्थापना की। ये संगठन देखें तो संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब तथा बंगाल आदि केंद्रों में बनाए गए। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो पहली धारा थी, जो कि पंजाब, यूपी और बिहार में थी, वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की चर्चा करें। इसकी स्थापना 1924 में स्थान कानपुर यानी यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसकी स्थापना की गई। इसके संस्थापक देखें तो सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी इसके संस्थापक थे। यानी संस्थापक देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामप्रसाद बिस्मिल जी, योगेंद्र चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल इसके संस्थापक रहे। यानी ध्यान देना, हमने 2 लोगों को बताया। रामप्रसाद बिस्मिल जो इसके नेता थे, रामप्रसाद बिस्मिल जी जो है वह HRA के नेता थे और संस्थापक भी। संस्थापक के 3 लोग थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्षेत्र पंजाब, बिहार और यानी पंजाब, यूपी और बिहार इसका क्षेत्र था। स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्य आधार वयस्क मताधिकार, यानी इसमें जो मुख्य आधार यानी बेस था, इसका वयस्क मताधिकार था। सचिंद्र सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पर संबंधित है। उद्देश्य इसका देखें, इसका टारगेट क्या, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपचारिक सत्ता को उखाड़ फेंकना इसका उद्देश्य था, तथा यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, उसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना यह HRA का उद्देश्य था। सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपचारिक सत्ता को उखाड़ फेंकना इसके उद्देश्य में शामिल था, और स्थापना क्या करना था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना इसके मुख्य उद्देश्य में शामिल था। इसको थोड़ा और विस्तार कर देखें तो अक्टूबर 1924 ईस्वी में अक्टूबर 1924 ईस्वी में समस्त क्रांतिकारी दलों का कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी तथा रामप्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी नेताओं तथा भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारियों ने भाग लिया। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का कानपुर में जन्म हुआ तथा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब तथा मद्रास आदि प्रांतों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। इसमें ध्यान दें तो इस दल के निम्नलिखित 3 प्रमुख आदर्श थे, यानी इसके 3 मुख्य आदर्श क्या थे उस पर चर्चा करें। तो भारतीय जनता में गांधी जी की अहिंसावाद की नीतियों की निरर्थकता के प्रति जागृत उत्पन्न करना था।
पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई तक क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना था। तीसरा, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था। उन्होंने अपने कार्यों के लिए धन एकत्रित करने हेतु सरकारी कोषों को अपना निशाना बनाने का निश्चय किया। तो उसके अंतर्गत ही काकोरी कांड होता है, यानी इसने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है यह अपने कार्यों के लिए धन एकत्रित करने हेतु सरकारी कोषों को अपना निशाना बनाने का निश्चय किया। उसी के परिप्रेक्ष्य में काकोरी कांड होती है। यानी काकोरी कांड कब होती है? 9 अगस्त 1925 को। तो इसमें देखें यह घटना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का सबसे प्रमुख कार्य था। काकोरी कांड अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन रेलगाड़ी को लूटने के बाद यह काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें देखें प्रमुख जो शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला खां जी, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह आदि पर काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चला। वहीं चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। यानी इसको थोड़ा और विस्तार करें काकोरी कांड को तो देखें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी, ध्यान देना है 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर, ध्यान देना इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार को उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया। 17 लोगों को लंबी सजाएं, यानी इसमें जो 29 लोग थे उसमें 17 लोगों को जो लंबी सजाएं दी गई। 4 को आजीवन कारावास दिया गया, यानी 4 को जो आजीवन, कुल मिला के 21 लोग जो इसमें सजाएं पाए, जिसमें 17 जो है लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास था। 4 क्रांतिकारियों, यानी इसमें ध्यान देना कि 4 जो क्रांतिकारी थे जिनका नाम यहाँ देख सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी, आसफुल्ला खां जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी और रोशन सिंह जी, ये 4 जो क्रांतिकारी हैं इनको फांसी की सजा दी गई। यानी 4 क्रांतिकारी जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी को देखें तो गोरखपुर में फांसी दी गई और अशफाकुल्ला खां को देखें तो फैजाबाद में फांसी दी गई। इसके बाद देखें रोशन लाल को जो है वो इलाहाबाद के नैनी में फांसी दी गई और राजेंद्र लाहिड़ी जी को देखें तो गोंडा प्रतापगढ़ यानी गोंडा में फांसी दी गई। यानी इस सारे क्रांतिकारियों को जो उत्तर प्रदेश के संबंधित विभिन्न जेलों में जो है फांसी दे दी गई थी। तो यह काकोरी कांड रहा और इससे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल रही और इससे संबंधित जो चंद्रशेखर आजाद जी थे वो फरार हो गए थे। अब इसमें देखें तो जो ये 4 प्रमुख नेता, यानी इसके जो नेता थे, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो प्रमुख नेता जो थे वह राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी हो जाने के बाद HRA जो कमजोर पड़ गया, तो जो उसमें फरार हो गए थे चंद्रशेखर आजाद जी, उनके नेतृत्व में जो है इसका पुनर्गठन किया गया और जो शहीद आजम भगत सिंह थे उनके सुझाव पर इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। यानी यह बना जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, वह उसका नया नाम जो है भगत सिंह के सुझाव पर बनाया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया और इसको कमान जो सौंपी गई थी वो चंद्रशेखर आजाद जी को इसकी कमान सौंपी गई थी, इसका नेतृत्व दिया गया था। जबकि HRA का नेतृत्व वो राम प्रसाद बिस्मिल जी कर रहे थे। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखें तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना देखें तो यह स्थापना 10 सितंबर 1928 ईस्वी को की जाती है। इसकी स्थापना स्थान इसका देखें तो स्थान दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान, यानी स्थान जो है दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान में जो इसकी स्थापना की जाती है। संस्थापक इसके चंद्रशेखर आजाद जी थे। ये महत्वपूर्ण एग्जाम दृष्टिकोण से इसमें देखते हैं। तो काकोरी षड्यंत्र के बाद HRA को पुनः संगठित किया गया। स्थापना इसका देखें 1928 दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह, सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा इसकी स्थापना किया गया। यूपी के शिव वर्मा, यानी यूपी से देखें, उत्तर प्रदेश देखें यानी संयुक्त प्रांत से देखें तो यूपी के शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार थे। वहीं पंजाब से सुखदेव, भगवती चरण बोहरा आदि जुड़े इस संगठन से। भगत सिंह ने लाहौर छात्र संगठन भारत नौजवान सभा 1926 का गठन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लाहौर छात्र संगठन का गठन किसने किया तो भगत सिंह ने किया और भारत नौजवान सभा का गठन 1926 में सरदार भगत सिंह ने किया था। चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने हेतु द फिलॉसफी ऑफ बम नामक दस्तावेज लिखा। यानी द फिलॉसफी ऑफ बम किसने लिखा है तो यही भगवती चरण बोहरा जी ने लिखा है और इनकी पत्नी का नाम जो दुर्गा देवी, जिनको एक क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के नाम जानते थे, वो भी एक महान क्रांतिकारी थी, इस संगठन से जुड़ी हुई थी। आगे देखें तो इसमें यह है कि लाला लाजपत राय सैंडर्स द्वारा लाठीचार्ज से मृत्यु की हत्या के विरोध में
SHRA के 3 सदस्यों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी। यानी इस संगठन ने जो है सैंडर्स की हत्या कर दी थी लाला लाजपत राय के मृत्यु की बदला लेने के लिए। सैंडर्स द्वारा लाठीचार्ज किया गया था जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाहौर में। इसमें ध्यान दें तो इसका उद्देश्य क्या था, यानी ये जो संगठन था इसका उद्देश्य देखें तो उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। यह लोकतांत्रिक संगठन था, इसमें सब लोग बहुमत के निर्णय को मानने के लिए बात थे। SHRA के अन्य नेताओं में उत्तर प्रदेश के हमने सब देख लिया है, उत्तर प्रदेश के विजय कुमार सिन्हा, श्री वर्मा, जयदेव गुप्ता, पंजाब के भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव थे। इसके बाद सैंडर्स की हत्या को थोड़ा सा विस्तार से कर लेते हैं। तो देखें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का पहला क्रांतिकारी कार्य लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या करना था। इसने 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी अभियान के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाको ने घातक रूप से घायल कर दिया था। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर रेलवे स्टेशन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी। यानी कहाँ पर की थी? लाहौर रेलवे स्टेशन पर की थी 17 दिसंबर 1928 को। तो दूसरी शाखा पर चर्चा करने से पहले, यानी बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं की चर्चा करने से पहले देखें इसके जो उत्तर भारत में जो पहली शाखा थी उसकी एक महत्वपूर्ण और गतिविधि थी। उसमें केंद्रीय विधानसभा बम घटना 8 अप्रैल 1929 की थी। महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केंद्रीय विधानसभा बम घटना, जिसमें भगत सिंह और बख्तियार दत्त अक्सर एग्जाम पूछता है, यूपीपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो केंद्रीय विधानसभा बम घटना जो 8 अप्रैल 1929 को होती है। इसमें देखें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कांड 8 अप्रैल 1929 ईस्वी, प्रमुख अभियुक्त भगत सिंह एवं बख्तियार दत्त जी थे। इसमें देखें तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल यानी पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह था बटू केशवर दत्त ने बम फेंका था। घटना के बाद भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने जानबूझ कर गिरफ्तारी दी थी। यानी बम जो था वो केवल मात्र धमाका था, इसमें किसी को हताहत करने का उद्देश्य नहीं था। जब चर्चा की जा रही थी तो ये जाकर वहाँ बैठे भी थे और जो है ये ऐसा बम बनाए थे जो देखें तो ये भगवती चरण बोहरा जी जो थे, ये द फिलासफी ऑफ बम थे। एक बम बनाने जो थे बंगाल में सीख रहे थे दोनों लोग, तो इसमें भगत सिंह भी सीख गए थे वहाँ पर जाकर बंगाल में। तो यह ऐसा बम बनाए थे जो केवल आवाज़ कर सकता था, किसी को घायल या हताहत करने का इनका कोई मकसद नहीं था। तो इसी प्रकार के बम इन्होंने फेंका था, केवल धमाका इन आवाज़ किया था। तो घटना के बाद जो भगत सिंह और बख्तियार दत्त ने जानबूझ कर गिरफ्तारी दी थी, यानी भागे नहीं, गिरफ्तारी दिए थे। उद्देश्य इसका देखें तो उद्देश्य यह था किसी की हत्या नहीं, यानी उद्देश्य में किसी की हत्या नहीं करना था, अपितु सरकार को विरोध से अवगत कराना था, बहरे को सुनाना था। इस घटना के बाद देखें तो 22 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई थी। यहाँ 22 मार्च लिखा है, भी मिसप्रिंट है, 23 मार्च को फांसी दी गई थी। इसलिए 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। इन जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी देने के कारण जो है इन लोगों को फांसी लाहौर में दी गई थी। तो यह भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी, इसलिए 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। अभी हमने गांधी जी के बारे में विस्तार चर्चा करते समय देखा था कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी, तो गांधी जी शहीद हो गए थे। तो 30 जनवरी को भी भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है गांधी जी के शहीद होने पर। और यहाँ पर हमने देख लिया, तो इसको थोड़ा और विस्तार कर लेते हैं। देखें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का अगला महत्वपूर्ण कार्य दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना था। सैंडर्स की हत्या के बाद क्रांतिकारी भूमिगत हो गए थे, लेकिन पुलिस निर्दोष जनता को आतंकित कर रही थी, बलि का बकरा बनाई जा रही थी। निर्दोष जनता की सहायता करने में असमर्थ तथा सरकार का दोष अपनी ओर केंद्रित करने के लिए HSRA ने अपने 2 सदस्यों अपराध करने तथा गिरफ्तारी देने के लिए भेजने का निर्णय किया। तदनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में उस समय 2 बम फेंके तथा कुछ पर्चे फेंके जब सभा में सार्वजनिक सुरक्षा बिल यानी पब्लिक सेफ्टी बिल तथा व्यापार विवाद विधेयक यानी ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी। पर्चे में लिखा हुआ था बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा केंद्रीय असेंबली बम कांड में मुकदमा चलाया गया। इसमें थोड़ी सी जानकारी और एक्स्ट्रा ऐड करें तो देखें कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 3 प्रमुख सदस्य जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद था राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत के लिए जॉन पी सैंडर्स को दोषी मानते हुए 17 दिसंबर 1928 को उसकी हत्या कर दी। उन्होंने सैंडर्स को पुलिस अधीक्षक, यानी जो सैंडर्स था अभी ट्रेनर था, यानी नवयुवक था, ये ट्रेनिंग पर आया हुआ था। तो देखें सैंडर्स जो था, यानी उन्होंने सैंडर्स को पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझ लिया था। यानी उन्होंने जेम्स स्कॉट समझकर उसको मारा था, क्योंकि जेम्स स्कॉट समझ लिया था जिसने वास्तव में लाला लाजपत राय और उसके अनुयायियों पर लाठी चार्ज किया था, यह आदेश दिया था। इसमें क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण जो बंगाल में हुआ था उसको देखने से पहले देख लेते हैं क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई। थोड़ा यहाँ संक्षिप्त में इसको विस्तार कर लेते हैं। तो सरकार ने चंद्रशेखर आजाद के अतिरिक्त, यानी सरकार जो ब्रिटिश सरकार ने चंद्रशेखर आजाद के अतिरिक्त सभी प्रमुख क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। अन्य क्रांतिकारियों को कड़ी सजाएं दी गई। जेल की अमानवीय परिस्थितियों के विरोध में इन क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल कर दी था। यह मांग की कि हिरासत में राजनीतिक बंदियों के साथ सम्मानित न्यायोचित व्यवहार किया जाए।
जतिन दास, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जतिन दास पहले शहीद बने, जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस के नेताओं ने इन युवा क्रांतिकारियों को जोरदार समर्थन किया। सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। अब यानी वर्तमान में 23 मार्च को शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस खबर से पूरा देश स्तब्ध रह गया। हर जुबान पर भगत सिंह का नाम आ रहा था। पूरे राष्ट्र ने इस महान देशभक्तों की कुर्बानी को सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई की संज्ञा दी। दिसंबर 1929 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने दिल्ली के निकट वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को जलाने का प्रयास किया। 1930 में पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में अनेक हिंसक घटनाएं हुई। अकेले पंजाब में एक वर्ष में हिंसा की 26 घटनाएं दर्ज की गई थी। इसमें आगे देखें तो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने क्रांतिकारी साथियों से मिले, जिसकी सूचना ब्रिटिश पुलिस को मिल गई। पुलिस ने पार्क को घेर लिया और आजाद को आत्मसमर्पण करने या सरेंडर करने को कहा। चंद्रशेखर आजाद ने अपने को घिरा देखकर और बचने का कोई रास्ता न होने पर स्वयं को गोली मार ली और उन्होंने अपने उस शपथ को अक्षुण्ण रखा कि वे ब्रिटिश सरकार के हाथों जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। यानी आजाद थे और आजाद ही रहेंगे। उनका यह जो यानी उनका अक्षुण्ण शपथ था कि उनको कोई पकड़ नहीं सकता, अर्थात उनका नाम आजाद था और आजाद ही रहेंगे, अर्थात उनको कोई जिंदा पकड़ नहीं पाएगा। इसमें आगे देखें तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने यशपाल को अपना नेता चुना। यशपाल ने बिखरे हुए दल को पुनः संगठित किया। 23 जनवरी 1932 ईस्वी को यशपाल किसी से मिलने के लिए इलाहाबाद गए। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यशपाल को 14 वर्ष की सजा दी गई, परंतु 1937 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परंतु 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मंत्रिमंडल स्थापित हो गया और मुख्यमंत्री जो बनाए गए थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी बनाए गए थे, जिन्होंने 2 मार्च 1938 ईस्वी को यशपाल को जेल से बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। उन्होंने जेल से छूटने के बाद कई उपन्यास लिखे। यानी यहाँ पर देखें भगत सिंह ने जो नौजवान सभा बनाया था, यानी भगत सिंह के नौजवान सभा के बारे में थोड़ी जानकारी देख लें तो नौजवान सभा स्थापना 1926 ईस्वी में पंजाब में किया। संस्थापक भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल थे। नौजवान सभा के राजनीतिक उद्देश्य बनाए गए थे, यानी इस प्रकार से राजनीतिक उद्देश्य देखते हैं। सारे भारत में संपूर्ण स्वतंत्र मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना था। संगठित भारत राष्ट्र बनाने के लिए देश के युवकों में देशभक्ति की भावना इत्यादि जो इस उद्देश्य से प्रेरित था। नौजवान सभा जिसके संस्थापक भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल थे। अब इसके बाद क्रांतिकारी चरण का दूसरा जो चरण है, दूसरी शाखा, उसमें बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं हैं। इस पर अगले लेक्चर में महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।